करते हैं। पहला सवाल देखिए, मॉर्फिन एक दर्द निवारक एल्केलॉइड है जो किस पौधे में प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन एक दर्द निवारक एल्केलॉइड होता है जो कि आपका किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका अफीम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आपका असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है। डेटोल यहाँ पर क्लोरोजाइलिनोल टर्पिनियोल का मिश्रण दिया गया है। आयोडीन का टिंचर, आयोडीन का एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 2 से 3% विलयन होता है। सोडियम बेंजोएट सर्वाधिक प्रयुक्त खाद्य परीक्षक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस जो होता है यह आपका अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है। तो यहाँ पर यह आपका गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है वो एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। बाकी तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेटल का जो डंक होता है इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और मक्खन में आपका ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, सेब में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सेब होता है जिसे हम खाते हैं रोजाना सुबह सुबह, इसमें आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला सवाल देखिए, निम्न में से असुमेलित है। यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaCO3, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, कास्टिक सोडा जो है वो MgOH का होल ट्वाइस दिया गया है। नीला तोता CuSO4.5H2O यहाँ पर दिया गया है। कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है आपका? NaOH होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहा जाता है जिसका उपयोग एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? आपका मेथेन हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, डॉक्टरी तापमापी की परास होती है। तो डॉक्टरी तापमापी जो होता है इसकी परास क्या होती है? तो इसकी परास आपकी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी घटना आपकी अपवर्तन पर आधारित नहीं है? तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना। तो ये तो आपके अपवर्तन का उदाहरण है। अपवर्तन का मतलब होता है कोई भी चीज आपको वास्तविक प्रतीत नहीं होती है, आभासी रूप से दिखाई देती है, यानी तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी से भरे कांच के गिलास में नींबू का अपनी वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देना, यानी उसकी साइज छोटी है लेकिन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी आभासी रूप में दिखाई हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये भी आपका अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ये भी अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। तो रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है दोस्तों, तो इसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका अपवर्तन नहीं होता है। सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त से कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना। तो ये भी आपका अपवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर आभासी रूप से आपको थोड़े टाइम पहले ही सूर्य दिखाई देता है और थोड़े टाइम बाद तक सूर्यास्त होने के बाद भी दिखाई देता है। तो ये भी आपका अपवर्तन का उदाहरण है। तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तारतु ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? तो तारतु ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो तारतु याद रखना किस पर निर्भर करेगा? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। अगला सवाल है आपका, लघु परिपथ विच्छेदक MCV का मुख्य कार्य क्या है? तो लघु परिपथ विच्छेदक जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत परिपथ को अतिभारण यानी ओवरलोड और लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट से बचाना। तो ऑप्शन 2 यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। यहां पर असत्य कथन आपको बताना है। जरा दृष्टि दोष जो होता है इसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है कि निवारण के लिए डीफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो ये बात भी आपकी सही है। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का परिणाम है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो यहां पर 1, 3, 4 सही है, 2 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोग का उसके कारक जीव व संक्रमण के तरीके के साथ सही मिलान करता है? तो सही मिलान कौन सा करता है ये आपसे पूछा गया है। तो हैजा जो होता है यह आपका विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है और ये दूषित भोजन व जल के द्वारा होता है। तो थर्ड जो है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साबुन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो साबुन के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है।
साबुन सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा अमोनियम लवण होते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सल्फोनिक लवण नहीं होते हैं। सल्फोनिक लवण तो आपके कौन होते हैं? अपमार्जक होते हैं। तो ये याद रखना, सल्फोनिक लवण आपके अपमार्जक होते हैं। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये बात सही है, ये आपका साबुन का बिल्कुल सत्य यहाँ पर दिया गया है। सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। अगला सवाल देखिए, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऊष्मा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये आपकी विकिरण वाली हो जाएगी, रेडिएशन वाली। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें आपके मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन, चालन और विसरण में आपके मीडियम की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखिए, रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा फेफड़ों के वायु कोश में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा जो फेफड़े होते हैं इनके वायु कोश में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो यहाँ पर सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा कोशिकांग कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है? तो कौन सा कोशिकांग कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है? तो यह आपका हो जाएगा अंतःद्रवी जालिका। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अंतःद्रवी जालिका जो होती है यह आपके कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। अगला सवाल देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है इसका उपयोग कम दूरी के संचार में किया जाता है। इस केबल की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 15 से 20 MB प्रति सेकंड तक होती है। नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला यह सबसे पुराना केबल है। तो यहाँ पर क्या क्या बातें आप याद रखेंगे, कौन सी बातें आपकी सही है? तो यहाँ पर कम दूरी के संचार के लिए उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। और नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला ये सबसे पुराना केबल आपका हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल। 2 यहाँ पर आपका गलत है, तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस केबल का उपयोग तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क में किया जाता है? तो तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क में किया जाता है, तो ये किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, किसका प्रयोग किया जाएगा? तो कोएक्सियल जो केबल होती है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। किसके लिए? तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए। अगला सवाल देखिए, वॉइस ओवर LTE किस संचार प्रणाली में उपयुक्त किया जाता है? तो वॉइस ओवर जो LTE होता है, मोबाइल पर लिखा हुआ आता है, ये किस संचार प्रणाली में उपयुक्त किया जाता है? तो ये 4G में उपयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ये तो आपको पता होगा, मोबाइल के अंतर्गत भी आता है। अगला सवाल देखिए, संचार उपग्रह मौसम टीवी तथा रक्षा उपग्रह को पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किया जाता है? तो जो संचार उपग्रह होते हैं, मौसम टीवी रक्षा उपग्रह होते हैं, इनको पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किया जाता है? तो इन्हें भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। भूस्थितिक कक्षा, 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, GSAT-N2 के संदर्भ में असत्य कथन है। तो GSAT-N2 के संदर्भ में असत्य कथन आपका कौन सा होगा? इस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा से किया गया। यह के बैंड में संचालित होता है, जिसकी क्षमता 48 GB पर सेकेंड होती है। GSAT-N2 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रथम मांग संचालित उपग्रह है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। यह सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध करवाएगा। तो यहाँ पर आपका 3rd जो है ये गलत है। अगला सवाल देखिए, वोल्टता नियमन में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टता का जो नियमन होता है इसमें किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जेनर डायोड को यूज में लिया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक फोटो डायोड जो होता है ये क्या करता है? तो फोटो डायोड नाम से पता लग रहा है आपको, ये क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटो डायोड जो होगा ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अगला सवाल देखिए, सप्तखंड प्रदर्शन इकाई के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये पूछा गया है 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, LED का। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जैसे अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह आपके जोन शोधन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। जोन रिफाइनिंग विधि जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम और तांबा। तो तांबा आपका जो है ये अर्धचालक नहीं है।
सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है और गैलियम भी है। ठीक है, और गैलियम जो होता है अगर इसे आप हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा ग्रहण करता है हाथ से और ये पिघल जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र खनन एवं उत्खनन में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पर यह पूछा गया है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका खनन एवं उत्खनन वाला जो क्षेत्र है उसमें 2023-24 की तुलना में 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये 3.59% की वृद्धि हुई है। थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में सत्यकूट है। तो यहाँ पर सत्यकूट कौन सा है ये आपको बताना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में यह समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को JCC सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में हुई थी। तो 17 देश पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुए थे। दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य यहाँ पर पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान खनन नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में असत्य कथन है। खनन रियायत क्षेत्र वर्तमान में राज्य की कुल भूमि के 0.68% से बढ़ाकर 2029-30 तक 1% करना, दोहन करने वाले खनिजों की संख्या वर्तमान में 58 से बढ़ाकर 2040 में 90 तक करना, पूर्व निर्धारित स्वीकृति के साथ 50 वृहद खनिज ब्लॉक की 2029-30 तक नीलामी करना, आवा कजावा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर दे रॉयल्टी में छूट। तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से खनिजों में से राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य वाले खनिज कौन से हैं। तो राजस्थान से एकमात्र उत्पादक राज्य वाला खनिज आपका कौन सा होगा। चांदी, कैल्साइट, कांच या वोलेस्टोनाइट। तो वोलेस्टोनाइट जो है ये आपका एकमात्र उत्पादक है राजस्थान में। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, काला संगमरमर जयपुर दिया गया है, लाल पत्थर धौलपुर है, पीला पत्थर राजसमंद है, कोटा स्टोन कोटा में है। तो पीला पत्थर आपका राजसमंद में नहीं मिलता है, ये आपका कहाँ पर मिलेगा, आपको जैसलमेर में मिलेगा। तो पीला पत्थर जैसलमेर में आपको मिलेगा, तो ये आपका असुमेलित है। यहाँ पर असुमेलित पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान में अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना कौन से जिले में स्थित है। तो अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। राजस्थान यह नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये आपका प्रथम राज्य नहीं है हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला। इस नीति के तहत 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति जारी की गई। तो ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। इस नीति की परिचालन अवधि 31 मार्च 2032 है। तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर केवल 2 आपका सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी। तो 2023 में 23-24 में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो थी वो इंजीनियरिंग गुड्स थी, यानी अभियांत्रिकी वस्तुएं थी। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प हो जाएगा। अभियांत्रिकी के बाद में आपका रत्न और आभूषण था, फिर उसके बाद में धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद बेसिन नहीं है। तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद बेसिन राजस्थान में नहीं है। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, जोधपुर नागौर बेसिन। तो कौन सा बेसिन यहाँ पर नहीं है। तो जोधपुर नागौर बेसिन यहाँ पर नहीं है। 4 आपका जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित कौन सी योजना आपकी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड यहाँ पर हो जाएगी। 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से रॉक फॉस्फेट संयंत्र राजस्थान में कौन से जिले में स्थापित किया गया। तो रॉक फॉस्फेट का जो संयंत्र है ये राजस्थान में कौन से जिले में स्थापित किया गया। तो ये झामर कोटड़ा आपका उदयपुर में स्थापित किया गया है। रॉक फॉस्फेट संयंत्र जो है ये झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित किया गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को स्थापित किया गया। तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है इसको कहां पर स्थापित किया गया है। तो इसे चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में स्थापित किया गया है। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो है इसे चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के कौन से उद्देश्य हैं। तो इसके कौन से उद्देश्य यहाँ पर हो जाएंगे, सतत एवं समावेशी औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना का विकास,
रोजगारों के अवसरों का सृजन, कृषि और पत्थर संबंधी उत्पाद को बढ़ावा देना। तो 4 यहाँ पर नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर शामिल है, तो 4 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से उद्योग स्थिति में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्री राम सीमेंट कोटा, पिक्चर ट्यूब जयपुर, फ्लोस्पार संयंत्र उदयपुर, हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर। तो HMT का जो है वो तो अजमेर में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। श्री राम सीमेंट आपका कोटा में, ये भी सही है। पिक्चर ट्यूब जयपुर, ये भी सही है। तो फ्लोस्पार संयंत्र आपका उदयपुर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। 3rd यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से फट चित्रकला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो फट चित्रकला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा यहाँ पर प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो राजस्थान सरकार का कौन सा उपक्रम यहाँ पर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा, तो ये याद रखना आप दोस्तों, सेमकोर वाली जो है ये कहाँ पर है? आपकी कोटा में है, तो इसको इसी तरीके से याद रखना, कोर कोटा, ठीक है। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास वर्क्स जो है ये धौलपुर में है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान डक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जयपुर में है, और ये तीनों की तीनों आपकी राजस्थान सरकार के उपक्रम है। सांबर साल्ट लिमिटेड अजमेर में जो है ये आपकी दोस्तों वैसे जयपुर में है ये, तो सांबर साल्ट लिमिटेड जो है ये आपकी राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है, तो 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो ये तो बच्चों को पता है कब की गई थी, तो 12 जुलाई आपकी 1982 को की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के संदर्भ में असुमेलित है। तो ये सवाल तो आप आसानी से कर दोगे, आज सुबह मैंने आपको करवाया है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कताई समिति गंगानगर, गंगापुर सहकारी कताई समिति गंगापुर भीलवाड़ा, सहकारी कताई संघ लिमिटेड जयपुर। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है ये आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर सही है, 3rd यहाँ पर सही है, 4 यहाँ पर सही है। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल गंगानगर, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके जो सहकारी कताई मिल है ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, ये बिल्कुल सही है। गंगापुर सहकारी वाली गंगापुर भीलवाड़ा में, ये भी सही है। और सहकारी कताई संघ लिमिटेड आपका जयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? एग्रो फूड पार्क रानपुर कोटा, मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर, होजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क सिलोरा अजमेर। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आपका शायद जहाँ तक मुझे पता है जयपुर में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एग्रो फूड पार्क रानपुर कोटा में है। एग्रो फूड पार्क आपके 4 जगह पर है, एक गंगानगर में है, एक जोधपुर में है, एक अलवर में है और एक कोटा में है। मेगा फूड पार्क आपका रूपनगढ़ अजमेर में है। होजरी पार्क आप याद रखना चौपंकी भिवाड़ी में, होजरी कहाँ पर है? भिवाड़ी में। और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जयपुर में आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरता है? कुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना क्षेत्र से, जयपुर दौसा क्षेत्र से, राजसमंद भीलवाड़ा क्षेत्र से, उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र से। तो ये किस क्षेत्र से गुजरता है ये आपसे पूछा गया है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको, ये आपके कुसखेड़ा भिवाड़ी से गुजरता है, जयपुर दौसा से गुजरता है और राजसमंद भीलवाड़ा से गुजरता है, लेकिन उदयपुर और डूंगरपुर से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपका सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वन आधारित उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर वन आधारित उद्योग आपका कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। लाख उद्योग, कत्ता उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग और बीड़ी उद्योग। तो वन आधारित उद्योग यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो ये वनस्पति तेल उद्योग यहाँ पर नहीं है। 3rd यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से केंद्रीय सहकारी बैंक के संदर्भ में असत्य कथन है। सहकारी साख समितियों के मध्यम स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक सम्मिलित है। केंद्रीय सहकारी बैंक केवल राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। 31 मार्च 2015 को राज्य में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत थे। राज्य की सभी केंद्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत अनुसूचित सहकारी बैंक है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है, तो 2 जो है ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक केवल राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, तो ये असत्य है यहाँ पर।
बाकी यहाँ पर सभी की सभी कथन सत्य है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान में राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड के अंतर्गत कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है? तो राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड के अंतर्गत कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं? 10, 9, 7, 31। तो ये कितने आपके हो जाएंगे? 7 यहाँ पर हो जाएगा। ये याद रखना, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के त्रिस्तरीय सहकारी कृषि साख के ढांचे के निम्नतर स्तर पर कौन सी संस्थान है? तो त्रिस्तरीय सहकारी कृषि साख के ढांचे में नीचे ही नीचे आपकी कौन सी संस्था हो जाएगी? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? पैक्स यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में दीर्घकालीन कृषि साख के लिए कितने स्तर का ढांचा है? तो दीर्घकालीन कृषि साख के लिए कितने स्तर का ढांचा यहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपके 2 स्तर का ढांचा यहाँ पर हो जाएगा। दीर्घ स्तरीय के लिए 2 स्तर का ढांचा हो जाएगा। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट किस साल में पारित हुआ? तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है ये किस साल में पारित किया गया? तो ये 1953 में पारित किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी परियोजना इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर में रिलाइनिंग जीर्णोद्धार का कार्य किए जाने हेतु प्रस्तावित है? तो यहाँ पर आपकी कौन सी परियोजना जो है वो इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर में रिलाइनिंग जीर्णोद्धार का कार्य किए जाने हेतु प्रस्तावित है? बांध पुनर्वास, या फिर आपका राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना, रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना सेकंड, राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा सेकंड। तो कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? तो यहाँ पर रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना सेकंड होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय सहकारी संघ की स्थापना आपकी कब की गई? महत्वपूर्ण सवाल है। 1976 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ जो है जनजातीय क्षेत्र वाला, इसकी स्थापना 1976 में की गई। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति प्रारंभ की गई? तो महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सर्वप्रथम आपकी कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो ये बीकानेर में आपकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सबसे पहले बीकानेर में प्रारंभ की गई। निम्न में से सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? तो सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले आपके जयपुर और अलवर हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, जयपुर और अलवर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड का मुख्य कार्य है। तो राजफेड का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों को उपलब्ध करवाना। ये किसका कार्य है? राजफेड का कार्य है। अगला सवाल है, निम्न में से रूडा द्वारा संचालित क्लस्टर परियोजना में शामिल है? तो रूडा द्वारा संचालित क्लस्टर परियोजना में क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कोटा डोरिया शामिल है क्लस्टर परियोजना, शेखावटी टाई एंड डाई क्लस्टर परियोजना शामिल है, बाड़मेर कसीदा गिरी CSR क्लस्टर परियोजना शामिल है, ताल छापर हस्तशिल्प परियोजना शामिल है और बानचूर चर्म क्लस्टर भी यहाँ पर शामिल है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 13 जिलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखना। तो वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना जो है 2023 में कितने जिलों को शामिल किया गया? 13 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला जिला है। तो अनुसूचित जनजाति जो है इसका सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला जिला आपका कौन सा है? अब यहाँ पर यह पूछा गया सर्वाधिक प्रतिशत। अगर संख्या पूछी जाती तो उदयपुर आंसर करते, लेकिन प्रतिशत पूछा गया तो बांसवाड़ा आंसर करेंगे। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से इंजन छाप सरसों का तेल उद्योग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सरसों का तेल उद्योग जो है इंजन छाप वाला ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका भरतपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो खनिज आधारित उद्योग यहाँ पर कौन सा नहीं है? सीमेंट उद्योग है, तांबा उद्योग है, अब्रक उद्योग है। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है ये आपका खनिज आधारित नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं। तो सीमेंट उद्योग जो है इसकी समस्याएं कौन कौन सी आपकी हो जाएगी? नई उत्पादन तकनीक, कोयले की कमी, ब्रॉड गेज की कमी, विद्युत की कमी। तो सीमेंट उद्योग की समस्याएं आपको बतानी है। तो समस्याएं कौन कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी भैया, कोयले की कमी है, ब्रॉड गेज की कमी है, विद्युत की कमी है। नई उत्पादन तकनीक की यहाँ पर कमी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 2, 3, 4।
अगला सवाल देखिए, विकसित राजस्थान 2047 की योजना तैयार करने के उद्देश्य से 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किसका शुभारंभ किया गया? तो आपके जो है 2047 विकसित राजस्थान की योजना तैयार करने के उद्देश्य से 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर आपका क्या शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये रीति शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके राष्ट्रीय लेवल पर नीति होती है, वैसे यहाँ पर आपका नीति आयोग शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख डेयरी स्थान असुमेलित युग में है। पद्मा डेयरी अजमेर है, वरमुल डेयरी आपकी जोधपुर में है, उर्मुल बीकानेर में है, मेट्रो डेयरी उदयपुर में है। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? पद्मा अजमेर सही है, वरमुल जो है ये आपकी जोधपुर में है, ठीक है, याद रखना। वरमुल आपकी जोधपुर में है और उर्मुल जो है ये आपकी बीकानेर में है, उर्मुल बीकानेर में है। तो 2, 3 भी सही है। मेट्रो डेयरी आपकी उदयपुर में नहीं है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका रूपनगढ़ अजमेर में हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? टेराकोटा आपका मोलेला राजसमंद है, मीनाकारी जयपुर है, बादला जोधपुर है, अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर हो जाएगा, ना कि सांगानेर। तो ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, एमएसएमई पॉलिसी 2024 के तहत किस उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो किस उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया 2024 की पॉलिसी के तहत? तो ये शामिल किया गया आपके 50 करोड़ से कम वाला जो वार्षिक कारोबार है, वार्षिक टर्नओवर जो है वो अगर 50 करोड़ से कम है तो उसे लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। अगला सवाल देखिए, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बातिक कहा जाता है या वातिक कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाया जाता है उसे बातिक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो कागजी टेराकोटा के लिए आपका क्या प्रसिद्ध है? अलवर प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। कागजी टेराकोटा के लिए अलवर आपका प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित कौन सा यहाँ पर नहीं है? पाटौदा का लुगड़ा सीकर, लकड़ी के खिलौने बस्सी, कोफ्तगिरी अलवर, बगरू प्रिंट बांसवाड़ा। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? तो बगरू प्रिंट आपका बांसवाड़ा में नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। कोफ्तगिरी अलवर है, लकड़ी के खिलौने आपके बस्सी में हो जाएंगे, पाटौदा का लुगड़ा आपका सीकर में हो जाएगा। पाटौदा आपका कहाँ पर है? सीकर में है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। तो असत्य कथन बताइए। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है और इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। रिप्स योजना जो है आपकी 2024 वाली, ये आपकी 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाला उद्यमी पात्र होगा। तो ये बात भी आपकी सही है, 1 और 2 यहाँ पर आपकी सही है। 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाला उद्यमी यहाँ पर पात्र होगा विनिर्माण क्षेत्र में। इस योजना में मानक प्रोत्साहन पैकेज में निर्यात संवर्धन को सम्मिलित किया गया है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। इस योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए न्यूनतम निवेश सीमा आवश्यक नहीं है। तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए न्यूनतम सीमा आवश्यक नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आपकी सही है। अगला सवाल देखिए, रमकड़ा उद्योग आपका प्रसिद्ध है। तो रमकड़ा उद्योग जो है ये माही नदी के किनारे आपका है और ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो मोहनलाल जो है इनका संबंध आपका किस शिल्प से हो जाएगा? काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है। तो इनका संबंध जो है ये मोलेला मण मूर्ति से है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोइट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो ब्लू पोइट्री का उद्भव कहाँ से हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो ये पर्सिया ईरान से हुआ है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, पर्सिया ईरान। निम्न में से कौन सा रिको द्वारा स्थापित सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क है? तो सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क कौन सा हो जाएगा? देखो 4 एग्रो फूड पार्क जो है वो स्थापित किए गए हैं। सबसे बड़ा आपका बोरानाड़ा जोधपुर वाला है, ठीक है। सबसे छोटा आपका श्री गंगानगर वाला है, एक आपका रानपुर वाला है जो कि कोटा में हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका उद्योग विहार जो है ये आपका कौन सा है? श्री गंगानगर वाला है। इसके अलावा एक आपका मत्स्य वाला है, MIA वाला, वो अलवर में है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है वो उद्योग विहार श्री गंगानगर वाला है, सबसे बड़ा बोरानाड़ा जोधपुर वाला है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। तो लेटा, मांगरोल और सालावास जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान
अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची में कितनी जनजातियां सम्मिलित की गई है? तो यहाँ पर कितनी जनजातियां सम्मिलित की गई है? 12 जनजातियां यहाँ पर सम्मिलित की गई है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत 10 की वर्धी दर वाला जिला है। तो जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत 10 की वर्धी दर वाला जिला आपका कौन सा है? तो ये आपका नागौर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? जनजाति जनसंख्या के अनुसार पूछा गया है, सर्वाधिक प्रतिशत 10 की वर्धी दर वाला जिला कौन सा है? तो नागौर होगा। अगला सवाल देखिए, फटकिया का संबंध है। तो फटकिया का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध आपका हो जाएगा भीलों द्वारा पक्षियों को पकड़ने में जो प्रयुक्त फंदा होता है उसे फटकिया कहा जाता है। तो भीलों के द्वारा जो पक्षी होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो फंदा होता है उसे ही पटकिया कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो मैदानी भागों में इसे क्या कहा जाएगा? दजिया कहा जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। और अगर आपसे पहाड़ी भागों में पूछा जाए तो चिमाता आंसर करना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान में कौन सी जनजाति का जीविका पार्जन का प्रमुख साधन खेर के पेड़ से कत्था तैयार किया जाता है? तो खेर के पेड़ से कत्था कौन तैयार करते हैं? कत्थोड़ी तैयार करते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, हारी बावरी का संबंध है। तो हारी बावरी ये पिछली बार वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये एक कृषि का एक प्रकार होता है जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो गरासिया जनजाति की सामूहिक कृषि का एक रूप होता है हारी बावरी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जनजातियों की समस्याएं कौन सी है? तो जनजातियों की समस्याएं यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ऋणग्रस्तता और भूमि स्थानांतरण, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा इनकी कोई समस्या नहीं है। इनकी दूसरी समस्या क्या हो जाएगी? नशाखोरी हो जाएगी, संचार का अभाव हो जाएगा, औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये समस्याएं हैं, शिक्षा समस्या थोड़ी है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर किए गए उद्योगों के वर्गीकरण में कौन सी श्रेणी पहली बार जोड़ी गई है? तो कौन सी श्रेणी यहाँ पर पहली बार जोड़ी गई है? तो ये आपकी जोड़ी गई है भैया ब्लू नीला। ठीक है, ब्लू नीला यहाँ पर जोड़ा गया है। अगला सवाल देखिए, ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के पहले चरण में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किस खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पर ब्राजील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीता गया है? तो ये आपके हितेश गुलिया के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये गणेशी लाल सुतार को बनाया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, विधानसभा समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ, नियम समिति केसाराम चौधरी, जनलेखा समिति टीकाराम जूली, प्राकलन समिति ख बाबू सिंह राठौड़। असंगत युग्म आपको बताना है। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा दोस्तों? नियम समिति के केसाराम चौधरी नहीं है, 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। जनलेखा समिति के टीकाराम जूली है, ख के बाबू सिंह राठौड़ है और उपक्रम समिति के कालीचरण सर्राफ है। अगला सवाल देखिए, निरामय राजस्थान अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो निरामय राजस्थान अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम क्या थी? तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम हो जाएगी स्टार्टअप इंडिया @ 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में सर्वाधिक ए ग्रेड पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर रहा। राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक की अचीवर व फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित नहीं हुई है। तो दोस्तों आपका पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया था, तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया सही है। ए ग्रेड पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर रहा, ये बात भी सही है। और राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक में अचीवर और फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित नहीं हुई है, ये बात भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को बनाया गया था, जो कि आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया? तो 1.3 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है ये भजनलाल शर्मा ने कहाँ पर किया है? रिन्यू पावर के जो हैं, तो ये कहाँ पर किया गया है? ये आपका पोखरण जैसलमेर में किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा।
तो रिन्यू वाला जो है वो पोखरण जैसलमेर है, ये याद रखना। बर्तन बैंक योजना के अंतर्गत राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ खोला गया? तो राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका खेराबाद कोटा में खोला गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार वक्फ बोर्ड व केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना आवश्यक है। वक्फ समिति से संबंधित स्वामित्व विवाद निपटान व सर्वेक्षण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले को केवल 45 दिनों के भीतर ही हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और यहाँ पर यह पूछा गया है कौन से कथन आपके सत्य हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसके अनुसार वक्फ बोर्ड व केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना आवश्यक है, ये बात सही है। और वक्फ संपत्ति से संबंधित स्वामित्व विवाद निपटान व सर्वेक्षण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो 1 और 2 जो है वही यहाँ पर आपके सत्य हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान दिया? तो सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस देश ने दिया ये? तो ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 97 में सिटी की ऑफ द सम्मान पुर्तगाल, स्लोवाकिया, मलावी, अल्जीरिया। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है स्लोवाकिया यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर आपका सही होगा। फिर भी से एक बार चेक कर लेना, मुझे 2 यहाँ पर याद आ रहा है। ठीक है, सिटी की ऑफ ऑनर स्लोवाकिया के द्वारा ही जहाँ तक ये दिया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं है? तो कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं है राजस्थान सरकार का? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है ये इसके अंतर्गत नहीं है, फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत। अटल ज्ञान केंद्र है, पंचगौरव योजना है, मिसल हरियालो राजस्थान है, लेकिन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल देखिए, फरवरी 2025 तक रेलवे स्टेशनों व सेवा भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देश का शीर्ष राज्य कौन सा है रेलवे स्टेशनों व सेवा भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने में? तो ये राजस्थान आपका हो जाएगा। ठीक है, मार्च अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा किस देश की सहायता हेतु ऑपरेशन बर्मा चलाया गया? तो ये म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था ऑपरेशन बर्मा। किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है? तो ये आपके मैथमेटिक्स का सवाल है। तो किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो ये आपका सदैव भूलक होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर